Good Good evening. Good evening. Good evening, sir. good evening, Good sir. evening, sir. sir. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग। चलो, तो वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ी है कि वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और साथ ही में जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करें, उन्हीं को आप क्या कहते हो, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, पर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर उसे वेक्टर नहीं बोलेंगे, है ना। रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का यूज करते हैं जिसमें टेल होती है, हेड होता है, लेंथ ऑफ द एरो बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और एरो का हेड बताता है कि वेक्टर किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा। सिंबल में हमेशा एरो राइट की तरफ होना चाहिए, ये एक रूल है जो आपको फॉलो करना है। अगली चीज हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे। पहला था कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम लाइन के ऊपर लाई करें उन्हें कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। इनके दो टाइप थे, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वो जिनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। एंटी पैरेलल वो जिनके बीच का एंगल है 180 डिग्री। यहाँ एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी देखी थी कि किसी वेक्टर को अगर खुद से पैरेलल शिफ्ट किया जाए स्पेस में तो वो अनचेंज रहता है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्शन चेंज कर नहीं रहे और मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ही, तो वो चेंज नहीं होता। अगला टाइप था इक्वल वेक्टर्स का। बेसिकली जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन भी इक्वल हो, मतलब सेम हो, उनको आप क्या कहते हो, इक्वल वेक्टर्स कहते हो। फिर था नेगेटिव ऑफ वेक्टर। जैसे नंबर में होता है 2 का -2, सेम चीज यहाँ है, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, उसे कहते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, इसका क्या यूज है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, पर अभी बस सिंबल याद रखना है, जीरो के ऊपर एक वेक्टर साइन। और ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, 1। वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताने के काम में आता है, डायरेक्शन बताने के। उसके लिए एक फॉर्मूला भी हमने देखा था, किसी भी वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन पता करनी है या किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला हमें याद रखना होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल पूछा जाए तो या तो टेल टू टेल कनेक्शन होना चाहिए या फिर हेड टू हेड कनेक्शन होना चाहिए, है कि नहीं। और फाइनली हम आ गए थे एक नई चीज के ऊपर जो कि है हाउ टू राइट अ वेक्टर। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो जरा, आगे बढ़ने से पहले। बोलो भाई। सर हाँ सर वेक्टर जैसे है तो उसका डायरेक्शन मींस एवरी मूवमेंट पे अगर चेंज होता है तो हम उसके डायरेक्शन को कैसे मींस रिप्रेजेंट करते हैं। मींस कोई मूवमेंट वो ईस्ट है, फिर कभी साउथ है। तो बेटा उसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा हमें, है ना। वो जो टाइम के साथ बदल रहा है तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। चलो वो भी देखेंगे, चलो आगे चल के आएगा अगर। अभी तो मैं लिखना चाह रहा हूँ किसी वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने यहाँ पे लिया है। उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो कि सब जानते हैं। जैसे इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। ये आउट ऑफ द प्लेन पॉजिटिव जेड एक्सिस होती है और इनटू द प्लेन नेगेटिव जेड एक्सिस होती है। क्या ये सभी को पता है? सारी एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे ओरिजिन कहा जाता है, ओ। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
सब एक दूसरे से 90 डिग्री बनाती हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, इनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस इज ओरिजिन। इसे ओरिजिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारी डिस्टेंसेस यही से मेजर की जाएंगी। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको किस तरह लिखते हैं हम? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन ओ, ये आप लिखते हो 0,0,0। सुना होगा आपने बचपन में, यानी एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 0 और जेड एक्सिस पे 0, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखते हो कोऑर्डिनेट्स। अब मान लो कि स्पेस में कोई 3D में पॉइंट है P, ओके, और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। कोई जनरल ले लिया मैंने पॉइंट, है ना। तो ये जो P है, x, y, z, इन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, या इन्हें क्या कहा जाता है? पोजीशन ऑफ P, पोजीशन ऑफ P। तो स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखने के लिए आप क्या करते हो? कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हो। क्या सभी लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से अवेयर हैं? हाँ ना, बोलते चलना बटा। हाँ बढ़िया, सर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये एक्स वाई जेड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट था 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x, इसका मतलब ओरिजिन से x एक्सिस पर इस पॉइंट की दूरी x है, ओरिजिन से y एक्सिस पर इस पॉइंट की दूरी y है, और ओरिजिन से z एक्सिस पर इस पॉइंट की दूरी z है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक वेक्टर बनाता हूं, ठीक है ना। मान लो कि मैंने ओरिजिन से एक वेक्टर बनाया, ओरिजिन से एक वेक्टर बनाया पॉइंट P की तरफ, कुछ इस तरह से, समझ आए? तो ये जो हमने वेक्टर यहां पे बनाया है OP वेक्टर, ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ऐसा कोई भी वेक्टर, नाम से पता लग रहा हो आपको, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की क्या बताए? पोजीशन बताए, उसे आप क्या कह देते हो? पोजीशन वेक्टर कह देते हो उस पॉइंट का। तो अगर हम देखें तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो वेक्टर है, ये आपको क्या बता रहा है? उस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कह देंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। क्लियर हुआ कि नहीं? OP वेक्टर, यस O पे टेल है और P पे हेड यस है। सर। अब मुझे यही लिखना था, तो आप ऐसा सोच के देखो कि OP वेक्टर जो हो, इसे जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो उसमें इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई आदमी अगर ओरिजिन पे था तो हमारी इंफॉर्मेशन सुन के पॉइंट P पे पहुंच सके। आपने जीपीएस देखा है, जीपीएस सिस्टम आपको एग्जैक्टली बताता है कि कहाँ जाना है। उसी तरह से किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट तक पहुंचने का पूरा रास्ता बताता है, ठीक है, जैसे रियल लाइफ में होता है। आप मुझे ये बताओ कि मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है ओरिजिन पे, ठीक है, और उसे कुछ नहीं पता। मैं चाहता हूं कि चल के वो P पॉइंट पे पहुंच जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं कह देता हूं P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4। तो सबसे पहले आप उसे क्या इंडिकेशन दोगे? उसे बस ये पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। आप क्या इंडिकेशन दोगे? हाँ है ना, बोलना, मैं जो बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ क्या? y पे और सब लोग बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा, रुक जाओ। मैं बोलूंगा, आप बताना मैं सही कह रहा हूँ क्या। मैं उसे बोलूंगा कि आप
सबसे पहले एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट्स चलो। बात सही है? यस सर। यस सर। यस सर। और ये तो इंसान है, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। वो मान लो यहाँ 2 यूनिट चल दिया, तो हम क्या करेंगे? तो गड़बड़ होगी। अरे गड़बड़ होगी कि नहीं? फिर अगली चीज होती है, अगली चीज होती है कि कोई कह रहा है राइट। अरे तो हमारा राइट और उसका राइट सेम हो ये भी जरूरी नहीं है। वो किस तरफ मुंह करके खड़ा है हमें ये भी नहीं पता। तो क्या किया गया, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, ध्यान से सुनना, मैंने एक कथा क्यों बताई है आपको, सिर्फ इस बात की फील दिलाने के लिए बताई है कि ऐसा क्यों किया गया। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए किसी ने ये एडवाइस दिया कि भाई एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा वेक्टर है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिनोट कर सकूं? हाँ, यूनिट तो वेक्टर। एक टाइप ऑफ वेक्टर था जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता था, वो था यूनिट वेक्टर। तो उन्होंने कह दिया कि क्यों ना एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दें, आई कैप। तो माइनस एक्स एक्सिस हो गया माइनस आई कैप। सिमिलरली वाई एक्सिस को नाम दिया गया जे कैप, तो माइनस वाई एक्सिस हो गया माइनस जे कैप। और जेड एक्सिस को नाम दिया गया के कैप, और माइनस जेड एक्सिस हो गया माइनस के कैप। तो क्या किया गया, डिफाइन किए गए, डिफाइन यूनिट वेक्टर्स जहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस को की डायरेक्शन होगी आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन होगी जे कैप, और पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन होगी के कैप। अब ऐसा सोचो कि जो आदमी ओरिजिन पे खड़ा था, उसे अगर मैं कहूं कि आप एक्स आई कैप चलिए, तो क्या वो सारी चीज समझ जाएगा? ये तो हुआ मैग्नीट्यूड और ये हुई डायरेक्शन, यानी एक्स यूनिट्स चलना है और प्लस आई कैप में चलना है। अरे बात सही है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। यस हमने सर। ये किया, क्या इतना चल के काम खत्म हो जाएगा? नहीं, इससे तो वो यहाँ पहुंचेगा, है कि नहीं? तो अब उसे कहाँ चलना है? ऊपर भी चलना होगा। तो मुझे क्या लिख देना चाहिए कि अब आप चलिए, प्लस लिख देते हैं, y यूनिट्स चलिए पॉजिटिव y एक्सिस में जी, और फाइनली स्क्रीन के बाहर निकलना है, तो z यूनिट्स चलिए k कैप में। इस तरह से बोला गया कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y z हैं, उन्हें अगर आप डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हो या उनका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हो, तो आप उन्हें आई कैप जे कैप के कैप में इस तरह से लिख सकते हो। बात क्लियर हुई क्या? तो ये होता है पोजीशन वेक्टर। कोई डाउट किसी को? सर इनकी वैल्यूज होगी जे कैप आई कैप के कैप। क्या कह रहे हो भाई? आई कैप जे कैप के कैप की कोई वैल्यू नहीं होती, ये यूनिट वेक्टर हैं, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्लियर हुआ? सर होगी ना एंगल दैट पर्टिकुलर। क्या हुआ? सर वैल्यूज तो होंगी ना शायद से आई कैप की डायरेक्शन की वैल्यू। डायरेक्शन की वैल्यू क्या होता है बेटा? ईस्ट की क्या वैल्यू है? अरे ऐसे नहीं सर, एंगल एक पर्टिकुलर एंगल की तरफ जा रहा है ऐसा। नहीं, ईस्ट मतलब आई कैप, मतलब आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल नहीं होता उसके अंदर। ओके। अरे समझ आया क्या भाई? यस सर। हाँ सर। क्या यस आप सर। वेक्टर लिख सकते हो? सर बहुत सिर्फ बढ़िया मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या करेंगे? बेटा, आगे जाएंगे, सब्र करेंगे, सब्र, पेशेंस, एक एक करके सब बताया जाएगा, अभी सिर्फ लिखना सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये तो था ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिखा जाए। सिमिलरली बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये तो हो गया, कोई ओरिजिन से स्टार्ट किया और पॉइंट पी पे गया। पर मान लो कोई आदमी पॉइंट ए से स्टार्ट करता है
x1, y1 और z1, और वहां से वो कोई पॉइंट B पे जाना चाहता है, x2, y2 और z2। तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे लिखोगे? तो आप डिनोट करोगे इस तरह से, A से शुरू हुआ और B पे गया, तो जो AB वेक्टर है वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ आ रही है? यस सर। जरा सा लॉजिक लगाना, आप अभी बता पाओगे। मान लो ये है 1 1 1 और ये है 2 3 4। आपको लिखना है AB वेक्टर। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है? A, और फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है? B। तो इसे हमेशा लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये तरीका है याद रखने का। अब आप खुद ही बताओ कि x एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेट है 2, इसका कोऑर्डिनेट है 1। x2 minus x1 1 I cap 1 चलना पड़ेगा कि नहीं? यस सर 1 Yes. यूनिट y पे 2 2 यूनिट। यूनिट। Two ये units कैसे आता जा was रहा है? one तो by ये आ रहा है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इस तरह से लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी भी पॉइंट के लिए। यही सेम चीज ऊपर भी लिखी है जब ओरिजिन से लिखा, पर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 0 0 0 थे, इसलिए x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस 0 k कैप। अरे है कि नहीं? तो वो सेम ही चीज है। कोई डाउट किसी को? तो क्या हमें कोऑर्डिनेट दिए हो तो हम वेक्टर लिख सकते हैं? यस। बढ़िया। Yes, sir. तो आपको बताना है राइट द फॉलोइंग इन वेक्टर फॉर्म। तो मान लो 4 पॉइंट्स हैं। A है हमारा 0 0 3, B है आपका -1 2 -3, C है 2 4 -2 और D है 1 0 -3। तो आपको बताना है सबसे पहले AB वेक्टर, दूसरा बताना है CD वेक्टर, तीसरा CA वेक्टर और चौथा DB वेक्टर। आराम से कर लो, मैं एक एक करके पूछ लूंगा। जिनका होता जाए चैट में डन लिख देना। सर एक बार स्क्रॉल करें। फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। हो गया? Yes sir, done. हाँ सर क्वेश्चन देखना है। ये लीजिए क्वेश्चन। सर टी में एक्सेस में 1 है, की वाले में 1 सर हो गया। बहुत बढ़िया। सर 1 मिनट ना। आराम से। सर तो हमें डायरेक्ट आंसर मतलब माइनस जो आंसर आ रहा है वो लिखना है कि उसके साथ और आई डाल। कैप जे कैप लिखना पड़ेगा? आई कैप जे कैप के कैप में लिखना है, और क्या बेटा?
वेक्टर फॉर्म उसी को बोला जाता है जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप होता है। चलो आर्यन प्रसाद सबसे पहले बताओ आंसर। सर फर्स्ट का होगा -1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। प्लस 0 के कैप, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब अच्छा, क्या K करना कैप था? मैंने छोड़ दिया बस, बी क्या क्योंकि कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट b माइनस ए होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और प्लस -3 -3 माइनस वो तो 6 नहीं हो। तो हाँ सर, -6 आएगा -6 बेटा। हाँ सर -6 अच्छा माइनस मिस्टेक। समझ आया? आपने शायद वो 3 लिख दिया वहां पे, है ना? यस ठीक कर दिया -3 प्लस। चलो कोई बात नहीं। ओम व्यास सी डी बता दो। सेकंड वाला माइनस आई कैप -4 जे कैप सी डी माइनस। बता रहे हो ना, सी डी। हाँ सर सीडी तो बोल रहा हूँ। माइनस आई -4 जे कैप माइनस के कैप। एग्री कर रहे हैं सब? यस सर। यस सर। 1 -2 आई कैप प्लस 0 -4 जे कैप और प्लस -3 -2 के कैप। बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर। अच्छा दीप, सॉरी दर्प, थर्ड का आंसर बता दो। सी ए वेक्टर। हाँ सर। हाँ सर। सर पहला होगा सर हेलो, लो सर। सी ए वेक्टर बेटा। हाँ सर। सर पहला होगा 2 आई कैप, 2 आई कैप। फिर सर सॉरी मैंने गलत किया। सही कर दो, आराम से उसको बोलने दो एक बार प्लीज सभी लोग। सर सी से ए जा रहा है ना सर। हाँ तो फाइनल क्या है, ए है या सी है? सर फाइनल ए होगा। तो ए वाले में से सी के कोऑर्डिनेट घटाने हैं बस। हाँ तो सर -2 आई कैप होगा, बिल्कुल -4 जे कैप सही है। और -3 -3 -2 तो सर प्लस के कैप। 5। हाँ सर सॉरी 5 कैप, देखो 5 के। 0 -2 आई कैप प्लस 0 -4 जे कैप और प्लस 3 -2 हाँ के कैप। सही है। हाँ सर। सर अगर आई कैप जे कैप और के कैप ऑर्डर में ना लिखे तो? इसमें ना लिखें ऑर्डर मतलब पहले -4 जे कैप फिर तो वो -2 गंदा कैप। दिखेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक्स वाई जेड एक्स, वैसे फर्क नहीं पड़ता, कोई वेक्टर सेम ही रहता है। पर कम्यूटेटिव। हाँ बोर्ड वाले हो सकता है कुछ नाटक कर दें कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, वरना तो आई कैप जे कैप के कैप का कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। सर हम -2 आई कैप है सपोज करके उसको 2 माइनस आई कैप भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हो। चलो आखिरी बिरवा आप बता दो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। यस सर आ बिरवा रही को क्या, आवाज। बिरवा Yes, को sir. आवाज आ रही है?
बिरवा जी को आवाज नहीं आ रही है। ओके सर मैं बता ट्राई दूं? करूं? सर मैं चलो बताऊं? हर्ष बता दो। चलो सर पहला होगा 2 आई कैप, 2 आई कैप फिर 0 जे कैप। नहीं बोलना होता वो। हाँ हाँ, तो फिर मीन्स 2 आई कैप ही होगा क्योंकि वो भी 0 है के कैप। चलो तो बी डी बी है तो बी फाइनल है तो बी माइनस डी है ना। तो -1 -2 आई -1 सर माइनस सर टू आई माइनस कैप 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप सर। प्लस 2 जे माइनस कैप। जे कैप +2 बिल्कुल। जे क्या गड़बड़ कर दी भाई हर्ष? कैलकुलेशन में कैलकुलेशन में तो -2 आई कैप आएगा +2 जे प्लस कैप आएगा, बस सर। के कैप कुछ नहीं आएगा। यस सर। अरे लिखना आ गया है और करना पड़ेगा भाई, बोलो। आ गया सर। सर आ गया है सर। आ गया आ गया सर। क्लियर है? सर कोई एक दिक्कत? क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर आपने ये बताया ना माइनस आई कैप और माइनस जे कैप भी होता है, तो उसका यूज नहीं होता है कोई? बेटा ये वही है, जब भी नेगेटिव नंबर आता है उसका मतलब माइनस एक्सिस ही होता है। ये -2i बेसिकली 2 इंटू -i लिखा हुआ है। ये 2 कदम चलना है -i में। ओके सर। ठीक है ना। अच्छा ओके। सर, वो मैंने ना डी कर दिया था डीबी की जगह पे। यही गलतियां तो नहीं करनी है। ध्यान रख। चलो लिखना सीख लिया सबने। यस यस सर। तो अब बात आती है टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड आपको पता करना है तो वो कैसे करो? ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, जो कि है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आप इस तरह से समझा पाओगे मुझे? ऐसा बताओ कि अगर ये 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट है और ये 90 डिग्री है, तो ये लेंथ कितनी होगी? 5। 5। डिस्प्लेसमेंट 5 होगा। समझ आ रहा है यस कैसे सर। किया? यस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस। तो बेसिकली ये आ गया आपके पास, है कि नहीं? अब ऐसा इमेजिन करो कि कोई आपसे कहे कि इनका रिजल्टेंट बताओ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का। तो एक्स आई कैप का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस पे एक्स। वहां से वाई जे कैप का मतलब हुआ वाई। तो इनका रिजल्टेंट क्या हुआ भाई? √(x² + y²). समझ आता है? यस सर। अब इनको जोड़ रहे हो जेड के कैप में, है कि नहीं? के कैप कैसे होगा? ऐसे प्लेन से बाहर। यस अरे सर। 90 डिग्री बनाया कि नहीं? इस पूरे प्लेन के साथ, स्क्रीन के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो मैं अगर ऐसे बना दूं कि ये है √(x² + y², तो के कैप ऐसे होगा ना जेड वाला। यस सर। तो अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? +z² आ जाएगा एक रूट में। √(x² + y² + z²). होल रूट ऑफ z। तो कभी भी दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो आप √(x² + y² लगा सकते हो। हाँ उसी सर। तरह से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए या क्या लिखते थे, सिर्फ ए के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं √(x² + y² + z²। तो किसी भी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आप क्या करते हो? √(x² + y² + z²। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं। डायगोनल की तरह ही होगा ना? क्या कह रहे हो? वर्ड का डायगोनल का फॉर्मूला होगा नहीं? हाँ ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास एक वेक्टर है 2 आई कैप
प्लस 3 जे कैप, सब्र बेटा, थोड़ा पेशेंस। ये आपका वेक्टर है और मैं आपसे पूछूं कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी मैं क्या पूछ रहा हूं, समझ रहे हो ना? जो आपने एरो बनाया होगा इस तरह से, ये जैसे ओपी वेक्टर था, वैसे जो एरो बनाओगे आप, उसकी लेंथ कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना? रूट 14 अगर होगा। ये हमारा वेक्टर है तो हम सिंपली क्या करेंगे, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे हम कह देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये होना चाहिए अंडर रूट ऑफ एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर। समझ आया? आपको मिलेगा अंडर रूट 14। तो इतनी लेंथ होगी उस एरो की जो कि इस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। अब बताइए, कोई डाउट पूछ रहा था उस समय? हाँ यस सर। सर मैं ऐसा पूछा था कि ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी ना जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो। ये कोई भी वेक्टर लिखा हो ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे सर। हाँ यस सर। तो कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है, किसी भी वेक्टर का, कोई भी आई कैप जे कैप के कैप में दिया है और आपको उसके एरो की लेंथ निकालनी है, तो यही एक फॉर्मूला है, ज्यादा नहीं सोचना है। और बताइए, कोई डाउट? सर क्लियर? नो सर, क्लियर। यस सर। यस सर क्लियर। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ फिर। तो सर वो रूट की वैल्यू कभी ना ना ना, बस इतना ही। सर एक्सक्यूज मी। हाँ सर अभी मेरा नेटवर्क चला गया था, तो आप ये जो मैग्नीट्यूड ढूंढने का जो फॉर्मूला था वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे कि फिर एग्जांपल में ही कर दोगे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना? यस सर। और एग्जाम्पल में देखो, x की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, y की जगह क्या है 3 प्लस 3 का स्क्वायर, z की जगह क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर अंडर रूट में। ये आपको बता देगा मैग्नीट्यूड, यानी लेंथ ऑफ द एरो। जो एरो आपने इस तरह से बनाया होगा ना, जैसे ओपी वेक्टर है, उसकी लेंथ पता करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। बढ़िया। अब जैसे मैं कहूँ कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर है -2, 1, 0, तो आपसे बोला जाए फाइंड बी ए वेक्टर कॉमा बी ए वेक्टर का मॉड और कॉमा बी ए का कैप। ट्राई करो जरा सभी लोग, आंसर मत बोलना। अच्छा, ये बी ए कैप क्या हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन बतानी होगी। सर डन। बढ़िया बेटा, सभी लोग ट्राई करो। डायरेक्शन हमें ईस्ट वेस्ट ऐसे टर्म्स में बतानी है। क्या कह रहे हो? डायरेक्शन हमें ईस्ट वेस्ट ऐसे टर्म्स में बतानी है। नहीं नहीं, डायरेक्शन आपको यूनिट वेक्टर बताना है, वही डायरेक्शन होती है ना। चलो, हृदय आवाज आ रही है? हृदय पटेल। यस सर। आइए सर, बताइए मुझे बी ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है?
बोलो भाई। नहीं आता तो बोलो नहीं आता, सिखा दूंगा मैं। सर नहीं आता। सर मैं बोलूं? आपने कुछ भी सुना है जो शुरुआत में कुछ भी सुन पाए? हाँ बैटल रॉयल खेल रहे हो या क्या खेल रहे हो? TDM क्या खेल रहे हो? कुछ नहीं है। PUBG नहीं खेल रहे? नहीं फिर भी नहीं समझ आया BA वेक्टर? नहीं सर। बेटा 2 कोऑर्डिनेट घटाने हैं, तैयारी तो आपने IIT JEE करने का सोचा है। BA वेक्टर कहाँ से शुरू हो रहा है ये बता दो, B से या A से? बी से। और किस पे खत्म होता है? ए पे। फाइनल कोऑर्डिनेट कौन हुआ, A या B? ए। फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट कर सकते हो क्या? हाँ करके बताओ जरा। x से x को माइनस करो, 2 माइनस 2, ये हुआ x एक्सिस पे, सही है कि नहीं? प्लस y वाले को माइनस करो, a का y क्या है 0, माइनस b का y क्या है 1, j कैप, प्लस z क्या है -3 -0 k कैप। अरे आंसर तो बता दो कितना आएगा। भाई हृदय जी, अरे भाई कहाँ गए? सर TDM में। पोचिंकी पहुंच गए। ये हो गया 4i कैप -j कैप -3k कैप। अरे मुझे सही में अब थोड़ा बुरा लग रहा है। क्या ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं क्या क्लास में? मैं सबसे तो नहीं पूछ पाता, पर सही में आप लोगों को ये भी नहीं आ रहा है क्या? सर इतना तो सबको आएगा। आ रहा है सर। नहीं नहीं, सर वो आ तो कह रहा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ किसी को भी डाउट है प्लीज हेजिटेट मत करो, मैं यार दोबारा सिखा दूंगा, पर अगर यही नहीं सीखेंगे तो आगे की पूरी पढ़ाई वेस्ट होने वाली है। इसमें क्या है, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट था, ठीक है। चलो यस सर। अगला इसका मैग्नीट्यूड निकालने का है। एक तो डाउट से मत, मैंने पहले ही कहा है, इज्जत बेइज्जती ये अपने लोगों के बीच में कोई मतलब नहीं। हम लोग 2 साल साथ रहने वाले हैं, साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आप एग्जाम मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों से देने वाले हो, तो यहाँ बीच में हेजिटेशन या ये सब रखने का कोई सेंस ही नहीं है। अगर मुझसे नहीं पूछोगे किससे पूछोगे? अपना करियर थोड़ी खराब करोगे शर्म के मारे, है कि नहीं। और मैं कह रहा हूँ खुल के यार, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंडली होने की कि ठीक है अब आप पूछ सको डाउट, हिचकिचाना बंद करो। क्या होगा, हमारा बेवकूफ डाउट ही तो होगा। अरे 4 लोग हंसेंगे, आजकल तो हंसते भी ऑनलाइन है, किसको फर्क पड़ता है, दिखता भी नहीं कोई। हमारे तो क्लास में हंसते थे लोग, बगल वाला हंस जाता था कि अरे क्या पूछ रहा है भाई। उससे तो बचे हुए हो ना, पूछो आराम से डाउट। हाँ सर। अब तो लोड ही नहीं है कुछ। चलो BA वेक्टर बताना है। √26। बढ़िया, बता भी दिया उसको। अंडर रूट x² प्लस y² -1 है, प्लस -3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 यानी कि हो गया हमारा 25 और 8 26। √26 कह रहे हैं सर? यस सर सर। ये आपका ये आ गया। यस सर। चाहिए BA कैप, तो फॉर्मूला यूज करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। BA वेक्टर अपॉन मॉड BA, मॉड BA। तो ये हो गया 4i कैप -j कैप -3k कैप अपॉन √26। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 4/√26 i कैप माइनस 1/√26 j कैप माइनस 3/√26 k कैप। चाहो तो सेपरेट करके लिख दो, या यहां भी खत्म कर दोगे तो भी आंसर सही है, कोई दिक्कत? सर फिर ये सर, लास्ट तो हम अगर रेशनलाइज भी कर सकते हैं ना? क्या कह रहे हो? लास्ट वाला जो आया उसके बाद रेशनलाइज भी कर सकते हैं ना, इनटू हाँ वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया है। हाँ तो ये जो आप प्रॉब्लम आया है सॉल्व करेंगे तो
क्या कह रहे हो? हम जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो रूट की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी ना? नहीं, अरे देखो सब मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी तो इसमें डाउट आता जाए तो पूछते जाओ, आगे की चिंता मत करो, ठीक है? कुछ अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी की वैल्यू कुछ नहीं पुट करनी। इस तरह से लिख दो। अब ये जो चीज है ना भाई, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, समझ रहे हो? इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, आप निकाल के भी देखोगे तो। इसका निकाल सकते हैं ना मैग्नीट्यूड, ये भी तो एक नया वेक्टर बन गया। अरे बोलो, कोई ये पूछ ले तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कैसे लिखेंगे? 4/√26 का कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन यूनिट वेक्टर है तो। हाँ तो वो हो जाएगा, मैं प्रूव करके ही बता रहा हूँ तुम्हें कि वो 1 ही आएगा। अच्छा ओके। प्लस -3/√26 का होल स्क्वायर। आप भले निकाल के देख लेना, ये ऑब्वियसली क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। 1 क्योंकि आपने क्या निकाला है? यूनिट वेक्टर निकाला है। सर 1 आ रहा है। वो तो आना ही है आपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ठीक है? तो ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला और एक वेक्टर में लिखना। चलो, जैसे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट वेक्टर्स? तो पहला जैसे कि मैं आपको देता हूँ 1/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। आंसर मत बोलना कोई भी, सिर्फ अपने मन में सॉल्व कर लो। हाँ भाई, तो कौन बता रहा है? चलो सिद्धि आप बताओ, आराम से टाइम लेके बताना, जल्दबाजी मत करना, सही बताना। इनमें से कौन कौन से वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं? 4 वेक्टर मैंने यहाँ पे दिए। सर एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ पूछ। सर इसमें हमें आगे के क्वेश्चन में जैसे हमने BA कैप फाइंड किया था, फिर उसके बाद जो किया था, ऐसा ही करना है ना? मैं बस ये जानना चाहता हूँ, इसमें तो पहले से ही आपको वेक्टर दिया गया है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर की खासियत क्या है? क्या पहचान है यूनिट वेक्टर की? मैग्नीट्यूड 1 होता है उसका। मैग्नीट्यूड 1 होता है। समझ आया? Magnitude तो same इनमें से direction जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। यस। आप बस चेक कर लो सबका, है ना? ओके सर, 1 मिनट। ठीक है। सर बी सी और डी है ना? तो सी सर A नहीं है। ओके, पहले आप चेक कर लो, फिर मुझे एक साथ बता देना आराम से। ओके सर, B है। सर बी कैसे होगा, वो समझ नहीं आया। अरे पहले आराम से सबको कर लेने दो, सभी लोग ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। सर मैंने आपको ट्रिक बता दी है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, लॉजिक बता दिया है कि यूनिट वेक्टर वही है जिसका सर मैग्नीट्यूड क्या A है। के वाला, सर A के अलावा सभी है, B C D E सभी है। सभी है। हाँ यस। A के अलावा सभी। तो देखो A का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं तो वो आता है √1/4 प्लस 1/4, है ना? तो ये तो नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये तो सही नहीं है। B में निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो वो आता √3/16 माइनस प्लस 1/16 प्लस आता है, माइनस का भी नहीं आता। ये भी इक्वल टू 1 नहीं है। वही। हाँ सर नहीं क्या होगा मिस्टेक की बेटा, क्यों गलत किया? सर, 3/4 ले लिया होगा, 3/4 सर प्लस मैंने 4 का स्क्वायर ही नहीं किया, मैंने पूरा समझ लिया 100। कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक से बचना है। अगले में देखो 3/4 बाकी तीनों होंगे। प्लस 1/4, ये इक्वल टू 1 है,
so this is a unit vector. Equal to 1. इसमें अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 ये इक्वल टू 1 है, ये भी एक यूनिट वेक्टर होगा. इसमें अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 भी इक्वल टू 1 है, तो ये भी यूनिट वेक्टर होगा. अरे किसी को मुश्किल लग रहा है क्या? कोई दिक्कत किसी को? नो सर. नो सर, बहुत ही सिंपल. बिल्कुल, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ. बिल्कुल. एक सिंपल सा क्वेश्चन और कर लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर a टू be a unit vector. ठीक है ना? तो a वेक्टर जैसे आपको दिया गया है 2i कैप, थोड़ा ऊपर करो ना, y j कैप, एक सेकेंड बेटा, माइनस k कैप. तो हम चाहते हैं कि a वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओके सर, हो गया. सर डन. सही है. सर डन. सर डन. ओके. तो बिरवा बताना चाहोगे? ना. देव? सर अभी किया नहीं, 2 मिनट. आराम से बेटा, मेरा आराम से. आंसर नहीं आया अभी तक. आंसर नहीं आया? आराम से टाइम लो ना. तो ये बोल दिया करो, आप बस बोल दिया करो कि भाई आंसर नहीं आया. सर हो गया. ओके. बिरवा आया अभी? सर नहीं. आप मुझे बस ये बता दो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? ये तो आपने सुना ना कि मैं तब से यूनिट. हाँ बोलो. सर लाइक सिंगल यूनिट. सिंगल यूनिट. कोई पहचान है यूनिट वेक्टर की? क्या स्पेशल होता है यूनिट वेक्टर के बारे में? मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर का? 1 होता है. आप श्योर हो? आप 1 बोल रहे हो, दूसरों का सुन के बोल रहे हो या श्योर हो आप? बेटा अगर आप नहीं बोलोगे कि आपको कोई इशू है तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा? सर एक्चुअली वो कल का लेक्चर मेरा अच्छे से हुआ नहीं था, तो मुझे कल ऐसा कुछ लगा. हुआ ही नहीं बेटा. मैं आपको बोल रहा हूँ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है. आप ये याद तो रख सकते हो ना? यस सर, यस सर. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है? वो तो आज ही पढ़ा है मैंने. किसी भी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? उसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस उसके y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस उसके z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए 1 के. आपको यहां से मिलेगा y स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए 1 माइनस कितना हो गया भैया? 4 और 5. 1 माइनस 5 है ना, -4. तो ये तो रैंडम कुछ आ गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था. मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ. 1/2 ले लेते हैं इसे, और इसे 1/4 ले लेते हैं.
वरना तो इमेजिनरी आ जा रहा भी है। चेंज करेंगे। ये सर इमेजिनरी ही नंबर आ रहा है। तुम भी चेंज कर लो अगर सुंदर दिखे तो। आयोटा में तो नहीं लिखेंगे, फायदा नहीं है कुछ इमेजिनरी लिख के, है ना। तो हम लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -1/4 का स्क्वायर, ये होना चाहिए 1। ऐसे वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 -1/4 -1/16। अरे सही है। हाँ हाँ। तो y आपको क्या मिल गया? 16 √11/4। 5 11/4 11 वही √11 को क्लियर हुआ? अब बताओ सच में क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था? नहीं, बस आपको सुनते रहना है। नो सर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ी ढंग की चीजों के ऊपर, जो कि है सबसे सर y इम्पोर्टेंट की चीज। वैल्यू -11/4 भी हो सकती है ना? नहीं बेटा, पॉजिटिव नहीं, माइनस कैसे आएगा? सर प्लस माइनस होता है ना y का रूट करते तो। सर वो तो स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। क्या कह रहे हो? अरे सर y² इज इक्वल टू 11/16, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √11/4 होगा ना। हाँ सर वो प्लस और हाँ माइनस। सर वो रूल। अच्छा ठीक है, हाँ वो तो काम कर जाएगा, ठीक है। लिख लो आप प्लस माइनस। सर तो हम क्या कंसीडर करें, y की वैल्यू प्लस या बेटा माइनस? दोनों में आ जाएगा, दोनों में यूनिट वेक्टर बनेगा ना। वो तो स्क्वायर होता है तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर होंगे। ओके चलो Yes. आगे बढ़ते हैं, जो कि है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, यही पूरी कहानी अलग होना शुरू होती है, तो यहीं से मेजरली ध्यान देना शुरू करना है। दो वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब क्या है? तो पहली बात तो ये बोला गया था कि वेक्टर्स का एडिशन का लॉ ही अलग है। लॉ अलग होने से मतलब क्या है? स्केलर्स में आप पढ़ते चले आए हो कि 1 + 1 ये संसार में हमेशा 2 ही होने वाला है कि नहीं? जबकि Yes, sir. वेक्टर्स में आप पढ़ोगे Yes, sir. कि 1 + 1 ये 0 से लेके 2 में कुछ भी हो सकता है। बात समझ आई? 1 + 1 हमारे संसार में हमेशा 2 ही होता था, 1 और 1 2, ठीक है। पर वेक्टर लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि ये बताता है कि अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हो जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो उनका एडिशन की जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेके 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। 0 से 2 के बीच में कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं आप बता सकते हो मुझे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वैल्यू, Infinite value. 1.1 1.01 1.001 1.0001, तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। तो भाई इसका एडिशन का तो कुछ अलग ही रूल होने वाला है, और वही हमें यहाँ पे सीखना है। समझ आई बात? तो देखो कैसे ऐड किया जाता है, उसके कुछ रूल्स हैं। तो मेनली 3 रूल हमें पढ़ाए जाते हैं, तीनों कहते एक ही बात है, ठीक है। मैं तीनों बताऊंगा पर तीनों का मीनिंग सेम है। सबसे पहला आता है जो सबसे फेमस है, वो है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को ऐड करने का पैरेललोग्राम लॉ। पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं। स्टेटमेंट है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर represent the adjacent sides of a parallelogram, then the addition or resultant of the two vectors is given by the resultant या diagonal of the parallelogram। पहले मैं लिख देता हूं, if a vector and b vector represent the adjacent sides of a parallelogram, then addition or resultant of a vector and b vector
is given by the diagonal of the parallelogram. सर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आएगा ना? क्या कह रहे हो? फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पैरेललोग्राम में तो दो डायगोनल हो सकते हैं इसलिए। हाँ, बीच वाला डायगोनल, ठीक है ना, फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट। सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अभी बताएंगे बेटा, इंग्लिश तो बोलें थोड़ी सी। ये लो भाई, तो अर्थ क्या है उस पे चलते हैं। ये तो हो गई लैंग्वेज जो आपको याद रखनी है। ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, जैसे मैं कह दूं कि एक ये वेक्टर है ए वेक्टर और एक ये वेक्टर है आपका बी वेक्टर, और ये किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स यानी पास पास वाली साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो पैरेललोग्राम कैसा रहा होगा? आप ये इमेजिन करो। पैरेललोग्राम सबको पता है, पैरेलल साइड्स होती हैं जिनकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो ये इस पैरेललोग्राम का पार्ट है कि नहीं है? इस पैरेललोग्राम का ये पार्ट है। इन्हें नाम दे देता हूं मैं, जैसे ओ, ए, बी और सी। तो इस तरह से ये वेक्टर्स हैं। ओ सी वेक्टर को जैसे मैंने ए वेक्टर नाम दे दिया है। ओके, तो उन्होंने कहा अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच में कुछ एंगल होगा थीटा, तो उन्होंने कहा कि इनका एडिशन या इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा। तो ये जो लेंथ है ये होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ आई? नहीं सर। अरे बोलिए सर एक और बात समझाइए ना। यस सर। इसमें नहीं क्या होता है भाई साहब? आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है ओ ए बी सी, उसकी एक साइड ए वेक्टर है और एक साइड बी वेक्टर है। तो इन दोनों लेंथ को अगर आप वेक्टर फॉर्मूले से ऐड करो तो आपको ये रेड कलर वाली लेंथ मिलेगी जो कि इनका रिजल्टेंट होगी। बात समझ आई? इसीलिए डिपेंडिंग ऑन एंगल वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। समझ पा रहे हो? इसलिए हमेशा 1 + 1 2 नहीं होता। मान लो OC इस लेंथ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और OA इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। आपसे कोई बोले A वेक्टर प्लस B वेक्टर कितना है, तो वो 2 सेंटीमीटर नहीं आएगा, वो उनके डायगोनल की लेंथ आएगी जो कि उनके बीच में बन रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। अरे क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ सर हमने मींस मैथ्स में पढ़ा था कि स्क्वायर इज आल्सो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसके लिए भी ये मींस एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा सर। सब समझ आ गया। थीटा के नीचे आपने कौन सा एंगल लिखा, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। सर ओके। सर हम इसमें OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर लिख सकते हैं? OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर बिल्कुल लिख सकते हैं। यही तो मतलब है बेटा, यही तो मतलब है। यही हम कहना चाहते हैं कि जब आप A वेक्टर प्लस B वेक्टर करते हो तो वो आपको मिलता है OB वेक्टर। दिख रहा है? जो कि बेसिकली क्या है, OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर, ये आपको मिलता है OB वेक्टर। ठीक है, ये तो ज्ञान की बात है। अब निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसे एक्सटेंड करता हूं और यहां इसे एक्सटेंड कर देता हूं और इसको एक पॉइंट नाम दे देते हैं जैसे कि कुछ M। अब ध्यान से देखते चलना भाइयों, ध्यान से थोड़ा। मैंने इस एंगल को कुछ डेल्टा नाम दे दिया, उस पर ध्यान मत दो। ये एंगल थीटा है, तो भाई ये एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा होगा। बिल्कुल सही है, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? पैरेलल लाइन है। ये लेंथ B है तो ये लेंथ B क्या होगी? सेम BC। B वेक्टर ऑपोजिट साइड सेम लेंथ होती है, तो B। यस सर। अब अगर देखो आप, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ट्रायंगल CBM, तो CBM में आप cos थीटा क्या लिख सकते हो? cos थीटा आप लिखोगे CM अपॉन CB। अरे है कि नहीं? CM अपॉन CB। यस सर। CM की वैल्यू आ जाती है
सी बी कॉस थीटा, और सी बी की वैल्यू बी है यानी कि बी कॉस थीटा, कोई समस्या नहीं होगी। सिमिलरली अगर आप लिखो साइन थीटा तो उसे आप लिख सकते हो बी एम अपॉन सी बी। यहां से बी एम की वैल्यू आपको मिल जाती है सी बी साइन थीटा यानी कि बी साइन थीटा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आप देखो ट्राइंगल ओ बी एम, ओ बी एम दिख रहा है सबको, मैं लिख सकता हूं ओ बी का स्क्वायर ये होना चाहिए ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इसे मैं लिख सकता हूं ओ एम को मैं लिख सकता हूं ओ सी प्लस सी एम का स्क्वायर। ओ एम को मैंने ओ सी और सी एम में तोड़ दिया और प्लस बी एम का स्क्वायर। तो यहां से आपको ओ बी का स्क्वायर ये मिलेगा। ओ सी कितना है? ओ सी की लेंथ है ए प्लस सी एम कितना है? बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी एम कितना है? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, ओ बी को मैं लिख सकता हूं मॉड ए प्लस बी। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ही तो है वो, अरे है कि नहीं? इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आपको मिलता है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड a और b है, उनका रिजल्टेंट उनके बीच में लाई करने वाले एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ आई कि नहीं सर? हाँ सर आपने वो ओबी की जगह वो मॉड वाला लिखा ना, वो एक बार बता दो। बता देता हूँ अभी। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओ बी जो लिखा है ना बेटा, वही तो ए प्लस बी है वेक्टर, उनका एडिशन है ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पता चल गया, वो डायग्राम नहीं था ना। मैग्नीट्यूड, अरे क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मॉड ए प्लस बी की क्या हुआ? लास्ट स्टेप कौन सा बेटा? ये स्टेप? यस सर, उससे आपने अंडर रूट ऑफ वो वाला लिख दिया है ना। ये स्क्वायर ओके हटा सर, दिया तो मैं अंडर पता चल गया सर, पता चल। सॉरी सर। ओके, नहीं कोई बात। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि आप मुझे बताइए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा 0 होगा। सोच के देखो, cos थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 cos 0 cos 1 थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। हाँ, तो मैक्सिमम हो जाएगा जब 1, तब ये बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे क्या कह सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल, तो मैं ए प्लस बी होगा। तो दो वेक्टर्स का एडिशन मैक्सिमम कितना होता है? ए प्लस बी व्हेन दे आर पैरेलल। सही कह रहा हूं क्या मैं? यस सर। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, थीटा 0 डिग्री होगा, तब cos थीटा 1 होगा और तब उनका एडिशन मैक्सिमम होगा। सिमिलरली मॉड ए प्लस बी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब थीटा 90 180 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि मॉड ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी, अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ ना ये। हाँ सर। व्हेन दे आर एंटी पैरेलल, थीटा इज इक्वल्स टू 1, दे आर एंटी पैरेलल। मैं भी समझाऊंगा अभी पूरा मतलब। जब थीटा है 180 डिग्री, बात समझ आई? तो जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे उस समय उनका मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है रिजल्टेंट का। पॉजिटिव लाना इसलिए मॉड लगा दिया, हमें पता नहीं ना ए बड़ा है या बी बड़ा है सर। हाँ
सर मेरे को ये 0 डिग्री और 180 वाला समझ में नहीं आया। बेटा ये मैक्सिमम कब होगी क्वांटिटी, जब cos थीटा कितना होगा? ये क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी, जब cos थीटा कितना होगा? सर वही नहीं समझ में आ रहा ना। अरे मालिक ये सबसे बड़ा कब होगा, जब cos थीटा सबसे बड़ा होगा। हाँ अरे x प्लस वाई ये सबसे बड़ा कब होगा, जब x भी बड़ा हो y भी बड़ा हो, है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ ये तो फिक्स है, a स्क्वायर फिक्स है, b स्क्वायर फिक्स है, 2a भी फिक्स है। cos थीटा अपनी वैल्यू 0 -1 से 1 के बीच में ले सकता है। यस सर। cos थीटा सबसे बड़ा 1 हो सकता है। तो इस पूरी चीज को सबसे बड़ा करना है आपको, तो cos थीटा सबसे बड़ा कितना हो जाए, 1 हो जाए। यस सर। वो 1 कब होता है, जब थीटा 0 होता है। थीटा 0 मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं। यस सर। और 180 का मतलब दोनों एंटी पैरेलल हैं। ओके सर। अरे समझ आई क्या? यस सर। एक एग्जांपल देखो सभी लोग, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये दो वेक्टर है हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड जो है वो मान लेते हैं 3 है, और बी का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ये 4 है, और बीच का एंगल जो है ये कुछ ले लेते हैं हम 60 डिग्री। आपसे बोला जाए कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, आप सिंपली फॉर्मूला लगाओगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 1/2 60 डिग्री। ये आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 5 + 9 12 + 16 + 24 × 1/2। समझ आया? हाँ यस सर। 25 + यस 30 सर। 37 अंडर रूट 37 37 ही आ रहा है ना, रूट 37 हाँ सर। आपका आंसर। सर तो अगर मैं आपसे यही पूछ लेता, क्या हुआ? नहीं सर बाद में। मैं अगर पूछ लेता कि a प्लस बी के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 7 तो आप सीधे देख लेते कि मैक्सिमम ये हो सकते हैं 7, जब ये पैरेलल हो जाते, दोनों एक ही लाइन के अलोंग होते, एक डायरेक्शन में होते, तो आप सिंपली जोड़ देते। सिमिलरली मॉड a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 तो आप देखोगे मैग्नीट्यूड 3 - 4 1 यानी कि, तो मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी का जो मॉड है ये 1 से लेके 7 के बीच की सारी वैल्यूज ले सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? यस तो रूट 37 भी उनके बीच से कभी आ गई है। जैसे जैसे आप थीटा बदलोगे वैल्यू बदलती चली जाएगी। थीटा सर 90 पे 5 आती है, हमें पता भी है। हाँ बोलो। सर थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली? ना डायरेक्टली ना इनवर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है थीटा डबल करने पे वैल्यू डबल हो जाए। इनवर्सली हाँ। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है थीटा हाफ करने पे आधी हो जाए। ऐसी कोई रिलेशन है ही नहीं इसमें, प्रोपोर्शनल है ही नहीं थीटा के। डिपेंड नहीं करती थीटा पे? डिपेंड करती है, डिपेंड और प्रोपोर्शनल दो अलग चीजें हैं। मैं अगर लिखूं y = x, तो ये सीधे सीधे y x पे डिपेंड कर रहा है, पर y में लिखूं sin x, तो y x पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ। यहां मैं लिख सकता हूं y is proportional to x, यहां मैं नहीं लिख सकता कि y is proportional to x। ओके दोनों cos चीजें थीटा अलग होती हैं। हाँ सर हाँ सर इसमें रूट 37 निकाला, मतलब वो किस काम का, क्योंकि हमको लिमिट तो पता चल गई 1 to 7। बेटा वो तो 60 डिग्री होगा तब इतनी वैल्यू होगी। ओके हाँ अगर हाँ, ये बीच का एंगल एंगल हाँ। 60 होगा, तो ये तो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई है, ये निकालनी नहीं थी आपको, ये एडिशनल है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। और समझ आया? मतलब सर अगर एंगल ना दिया हो तो ऐसे मैक्सिमम मिनिमम निकालने का? बस एंगल ना दिया हो तो आप मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4,
या कुछ और ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं ले लेता हूँ 4 और इसे मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ mod a plus b, also find, अच्छा also find, अरे एक सेकंड, also find mod a plus b for theta is equal to 37 डिग्री। समझ आ रहा है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम को थीटा से लेना देना नहीं है, पर बाकी सबको तो थीटा से लेना देना है। सर cos 37 क्या होता है? यस सर, ये तो हमने सिखा दिया था बचपन में। सर बड़ा आपने एंगल बताया था। 5 4 और था याद कर लेना। ये सर सबसे ये पहले सर ये बेसिक बता मैथ मुझसे बार बार मत पूछना, क्योंकि हर साल यही होता है। मैं 4/5 सिखा होता है। पूरे जीवन बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं क्या होता है। इस बार मैंने शुरू में ही बोल दिया था मैं नहीं बताऊंगा, और हर चैप्टर में यूज करूंगा अभी 37 और 53। सर वो अगर वैल्यू जैसे कि आती तो हम उसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कह रहे हो? जैसे कि एंगल बोला है 40 डिग्री, तो हमें उसके आंसर अंडर वैल्यू नहीं पता है, तो नहीं कैसे- बोलेंगे। कोई बोले तो जाके कह देना पागल हो गया, 40 डिग्री कैसे याद निकालूंगा मैं। नहीं बोलेगा कोई, एक लिमिट है। कोई कुछ भी थोड़ी बोल देगा तुमसे। इंसान हो तुम, चढ़ जाना उसके ऊपर कि तुम निकाल दो 40 हमें तो नहीं आता, है ना। ऐसे सुंदर सुंदर ही पूछेगा कोई 30 45 37 53 60 90 0 बस, या इनका 80 प्लस 180 प्लस 90 माइनस वो सब। हाँ भाई, तो हो गया मैक्सिमम वैल्यू 6 अच्छा जानता है भाई, सीधे जोड़ दो 6। 4 + 2 मिनिमम 6, वैल्यू 2 आप मिनिमम जानते 2। हो मॉड ऑफ 2 - 4 यानी कि 2। तो 2 से 6 के बीच में संसार में जितनी भी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं वो सभी हमारा ये वेक्टर एडिशन ले सकता है। अब चाहिए आपको थीटा 37 डिग्री के लिए, तो मॉड ऑफ a + b हो जाएगा अंडर ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 2 × cos 37 डिग्री, यानी अंडर रूट ऑफ 16 + 4 + 16 × 4/5। हाँ सो 132/5 आएगा शायद से, रूट नॉट श्योर सर। 132/5 आएगा सर क्योंकि 25 का 164/5। 164 हाँ 16 for the 64 वापस 164/5। हाँ सर। ये हमारा आंसर। सर इसको फिर चेक कर दे तो ये 5.7 है इसकी वैल्यू, यानी ऑब्वियसली वो तो आएगी, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वो उससे बाहर जा ही नहीं सकता, रेंज से बाहर। सर लेकिन इसका रूट निकालना तो कितना टाइम लगेगा? कितना आ रहा है? वो कम ही आएगा। अरे सर टाइम तो लगेगा ना। अरे नहीं निकालना ना तो अपन को कौन बोला निकालने के? अरे सर उसने निकाल के रखा इसलिए क्वेश्चन भी आया तो डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ 164/5 इज इन रेंज ऑफ 2। ठीक है। अरे किसी को कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। नो सर। आज यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। अगली क्लास में इसे पढ़ के आना, रिवाइज करके आना। कोई डाउट हो तो क्लास की शुरुआत में ही पूछ लेना, ठीक है। फिर एक जो अभी तक पढ़ा है, नहीं मिलेगी किसकी डीपीपी बेटा? सर ये टॉपिक अभी हमें डीपीपी नहीं मिलेगी ना इस इजी क्वेश्चन की। नहीं, मैं देखता हूँ बना के दे दूंगा। आपके मॉड्यूल में वेक्टर्स है सर? यस सर, सर, ओरिएंटेशन में क्वेश्चन सर वो ओरिएंटेशन में है, ओरिएंटेशन वाले में है। अप्लाई। अच्छा, ओरिएंटेशन वाले में है ना। चलो ठीक है, ओरिएंटेशन वाले सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। कर सकते हो। वैसे एडिशन लो हमने देख लिया है, पर बहुत आगे तक शायद नहीं कर पाओगे अभी। लेकिन तो थोड़ा सा मेरे पास टॉपिक्स को
सर कोई अगर मेरे को उसके फोटो खींच के एक्सरसाइज का फोटो खींच के मुझे भेज सके तो सही रहेगा। मेरे पास एक्चुअली ओरिएंटेशन पैकेज हाँ नहीं सर है। ठीक है ना, अगर आपको टाइम मिले तो सर, स्कैन भेज दूंगा। फोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा। हाँ ओके बोलो। सर। सर ओरिएंटेशन ओके बोल ले। हाँ बोलो बेटा। सर मैं पूछ रहा था ओरिएंटेशन के जो आखिरी एक्सरसाइज है उसमें एडवांस वाले क्वेश्चन नहीं है, तो फिर सर वो आप दोगे अलग से डीपीपी? ये क्या चैप्टर नहीं है ना, क्योंकि बेसिक मैथ्स और ये वेक्टर्स ये कोई अपने चैप्टर नहीं है एडवांस के लिए, ये टूल है, मैंने पहले ही कहा ना। तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, इसलिए एडवांस के कोई क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। और बहुत टफ हमें करने की जरूरत भी नहीं है इनके ऊपर। इनका एप्लीकेशन जब आएगा ना तो आपको खुद दिख जाएगा आगे चैप्टर्स में। सर वो स्पीयर वाला क्वेश्चन भेजा तो वो तो पूरा इसके बेस पे था ना। पर कौन सा स्पीयर वाला? जी एडवांस मैंने आपको एक स्पीयर एक्सपांडिंग स्पीयर वाला। हाँ सर, कल मैंने आपको जो क्वेश्चन भेजा था वो भी एडवांस में पूछा था। मैंने देखा नहीं है अभी, एक सेकंड सर देखना आपने पड़ेगा। मुझे सॉल्यूशन भी भेज। हाँ मुझे तो वो बहुत पहले भेजा होगा, मुझे याद ही नहीं है। यस सर, पहले का 2017 का था। हाँ तो सर मतलब वैसे क्वेश्चंस भी इसके ही बेस पे है ना, मतलब वो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन के पूछे जा सकते हैं। देखो हाँ वही मैं एप्लीकेशन बेस्ड पूछे गए होंगे, है ना। सर जो मैंने आपको भेजा था वो तो डायरेक्ट फिगर दी थी और उसमें से हमको निकालना था, वो थोड़ा टफ था। जो पीएस वो वाला? हाँ सर पीएस वाला। सर उसमें भी आपने बीआर को रिप्लेस कैसे किया वो भी समझ नहीं आया। बीआर को रिप्लेस किस में? आपने वहाँ पे सिर्फ एक नोट में बाजू में लिखा हुआ था कि रिप्लेस आर इन बोथ द साइड्स। अरे तो एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया ना मैंने। आर की जो वेक्टर था वो दूसरी इक्वेशन से उठा के पहली में रख दिया। इसके साथ बी मल्टीप्लाइड है, बस आगे आप सीखोगे कोई स्केलर मल्टीप्लाइड हो तो उसको अलग ले जा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। अच्छा वो सेम नहीं पता था इसलिए नहीं हुआ था। चलो वो कर लेंगे अपन, क्लास में कर लेंगे क्वेश्चन जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो। ओके ओके सर। सर आपको जो पीडीएफ भेजनी है वेक्टर्स को, उसमें नॉलेज क्लाउड और नहीं वो जो सब कुछ मत exercise है भेजना। नहीं सिर्फ एक्सरसाइज जो दी हो जहाँ क्वेश्चंस हो ना, सिर्फ वो मुझे भेज देना आप। ओके ओके सर। चलो सर थैंक यू, बाय। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।